हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर। आज हम करने जा रहे हैं 12th अकाउंटेंसी की बुक वॉल्यूम नंबर 1, जिसमें आपको पार्टनरशिप की सारी एडजस्टमेंट करवाई जाएंगी जो आपको हेल्प करेंगी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन सभी चैप्टर में एक चीज कॉमन है कि यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट और कैश अकाउंट भी कई बार बन जाता है। तो ये पूरा चैप्टर, सारे चैप्टर अपने आप में आसान है, लेकिन हमें वो टफ करती है कुछ एडजस्टमेंट। अगर हम वो एडजस्टमेंट अच्छे से कर लें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है हमें सारी एडजस्टमेंट्स का अच्छे से आना। तो आज शुरू से लेके एंड तक सारी की सारी एडजस्टमेंट इस वीडियो में कवर कर दी जाएंगी, ताकि ये एडजस्टमेंट करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आप बोर्ड एग्जाम का, बुक का कोई सा भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसानी से कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन। हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट? While preparing revaluation account, consider all adjustment and ignore capital, goodwill and workman compensation reserve adjustment। तो आपको सारी की सारी एडजस्टमेंट कवर करनी है, कंसीडर करनी है, लेकिन कैपिटल गुडविल को छोड़कर, क्योंकि कैपिटल और गुडविल वाली एडजस्टमेंट हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है। WCR के सारे केसेस ऑलमोस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं। एक आध केस है जो रिवैल्यूएशन में आता है, उससे हम आज डिस्कस करेंगे। अदरवाइज WCR भी सारा का सारा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही आता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, किसी की रिटायरमेंट हो रही है, डेथ हो रही है, तो उस समय आपको एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करना पड़ता है, क्योंकि जो उसके हमारे कोर्स में, हमारे अकाउंट्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम होता है। तो उस टाइम पर जो हमने एसेट्स परचेज की थी जिस वैल्यू पे, उसी वैल्यू पे चल रही होती है, लेस डेप्रिसिएशन हो चुका होता है। तो अब 2-3 साल बाद किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, या एडमिशन हो रहा है, या डेथ हो रही है, तो हमें एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करना पड़ता है, ताकि उसका प्रॉफिट या लॉस जो ओल्ड पार्टनर है उन्हीं को ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके ओल्ड रेशो में। तो यहां पर हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये नॉमिनल नेचर का होता है। जो अकाउंट प्रॉफिट या लॉस शो करता है बैलेंसिंग फिगर में, उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग प्यार से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, और ये नॉमिनल नेचर का होता है। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा: डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीस। सारे के सारे प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आएंगे और सारे के सारे लॉस डेबिट में आएंगे। हमें प्रॉफिट कब होगा? एसेट्स के बढ़ने से या लायबिलिटी के डिक्रीज होने से। हमें लॉस कब होगा सर? हमें लॉस होगा एसेट के डिक्रीज से या लायबिलिटी के इंक्रीज से होगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक हम रास्ते में जा रहे हैं, हमसे कोई एक्सीडेंट हो गया, वो बंदा गिरते गिरते बोल रहा है 5,000 5,000 5,000, तो हमारे ऊपर अचानक से कोई लायबिलिटी आ गई है। हमने कोई एंट्री थोड़ी पास की थी कि आज हम जाएंगे, एक्सीडेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो ये होगी हमारे लिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, टू साइड में आएगी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ये डेबिट साइड में आएगी। या कोई वर्कर जो हमारी फैक्ट्री में काम कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर कट गया, तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी उसे, तो वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। उसी प्रकार से मैंने अपने छोटू बेटा जाओ गोडाउन में जाओ, सफाई करो। सफाई करते हुए हमें पुराना लैपटॉप मिल गया, स्टेशनरी का पूरा एक बैग मिल गया, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। ये हमारे रिकॉर्ड में नहीं थी, ये अनरिकॉर्डेड है, तो प्रॉफिट है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स बाय साइड में आएगी। प्रॉफिट आते हैं क्रेडिट में, लॉस आते हैं डेबिट में। प्रॉफिट कब होगा? एसेट्स के बढ़ने से या लायबिलिटी के घटने से। लॉस कब होगा? एसेट्स के डिक्रीज होने से या लायबिलिटी के इंक्रीज होने से। उसी प्रकार से अगर किसी पार्टनर को हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो फर्म के लिए खर्चा है, तो वो टू साइड में आएगा। कैश में दिए कोई खर्चा तो टू कैश बैंक, पार्टनर को दिया तो टू पार्टनर थी। अब अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, तो हमें लॉस हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर हमारी कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होती है, अगर साइलेंट है तो हम फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, तो हम बैलेंसिंग फिगर को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और इसे प्यार से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। तो कई बार इसमें एमसीक्यू एंट्रीज के रूप में आ जाता है। बाय, आपको मैंने एंट्री बनाना सिखाया है। बाय का मतलब डेबिट, टू मीन्स टू।
बाय मीन्स डेबिट, टू मीन्स टू। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो अभी हमारी एंट्री होती है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट डेबिट, तो अगर एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है तो हम लोग बोलते हैं डेबिटेड टू एसेट्स, और रिवैल्यूएशन के वो क्रेडिट में आ रही है, और हमारी एंट्री होती है यहाँ पे एसेट टू रिवैल्यूएशन। हमारी एंट्री होती है एसेट टू रिवैल्यूएशन। तो एंट्री क्या बन गई हमारी, डेबिटेड टू एसेट्स और क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर एसेट डिक्रीज हो रही है तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आती है, तो हमारी एंट्री बन जाती है रिवैल्यूएशन टू एसेट्स। तो क्या बोलोगे, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन और क्रेडिटेड टू एसेट। एसेट डिक्रीज हो रही है तो वो माइनस होती है, एसेट इंक्रीज हो रही है तो वो प्लस होती है। उसी प्रकार से अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो बाय साइड में आएगी, तो एंट्री बनेगी हमारी लायबिलिटी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री क्या बनी बच्चों हमारी, लायबिलिटी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, डेबिटेड टू लायबिलिटी और क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन। लायबिलिटी का बढ़ना प्लस और घटना होता है माइनस। लायबिलिटी घट रही है तो माइनस, बढ़ रही है तो प्लस, बढ़ रही है तो प्लस होती है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। उस प्रकार से अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो लॉस है तो टू साइड में आएगी, तो एंट्री क्या बनी हमारी, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। तो क्या बोलोगे, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन और क्रेडिटेड टू लायबिलिटी, और ये प्लस होती है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। आगे देखिए, एक एक चीज आपको अच्छे से कवर करवाई जाएगी। एसेट्स का बढ़ना डेबिट और घटना क्रेडिट होता है, बढ़ना प्लस घटना माइनस। लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट और घटना डेबिट होता है, क्रेडिट वाला प्लस हो जाएगा और डेबिट वाला माइनस हो जाएगा। एडजस्टमेंट देखते हैं बच्चों इसकी। हमें स्टॉक दे रखा है एसेट्स में 10,000 का। स्टॉक इज डिक्रीज बाय माने से, बाय माने से, या स्टॉक इज डेप्रिशिएटेड बाय 1,000। स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, दुख की बात है, गम की बात है, डेबिट कर दो, तो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा टू स्टॉक 1,000 पे। राइट में देखो, बिल्डिंग 20,000 की थी, इज इंक्रीज बाय 20%, या एप्रिशिएटेड बाय 4,000। खुशियां आई हैं, खुशी की बात है हमारे लिए, एसेट्स का बढ़ना खुशी, और खुशी हो जाएगी क्रेडिट, तो बाय बिल्डिंग्स अकाउंट 4,000। आगे देखिए जी, अब हमें स्टॉक दे रखा है 15,000 का। स्टॉक इज रिड्यूस टू, या रिड्यूस एट, डिक्रीज एट, रिवैल्यूड एट। टू या एट का मतलब होता है तक, बाय माने से, टू या एट का मतलब होता है तक। एसेट, स्टॉक हमारी 15 से 13,000 तक पहुंच गई है। 15,000 से 13,000 तक हो गया है, तो लॉस कितने का हो रहा है, 2,000 का हो रहा है, तो लॉस हो जाएगा हमारा डेबिट। यहां पर हम डिफरेंस देखेंगे। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट, या इंक्रीज टू, टू माने तक, पहले कितने की थी 25 की, आज कितने की हो रही है 30 की, तो कितने से बढ़ रही है 5 से, तो बाय बिल्डिंग 5,000। तो बाय लिखा होगा तो सेम वैल्यू, हमें वही वैल्यू लेनी है जो एडजस्टमेंट में होगी। अगर टू या एट लिखा होता है तो हम डिफरेंस देखते हैं बुक वैल्यू मींस बैलेंस शीट वैल्यू से एडजस्टमेंट वैल्यू का। अगर एसेट्स है बढ़ रही है तो प्रॉफिट क्रेडिट, घट रही है तो लॉस डेबिट। लायबिलिटी में रिवर्स होता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो लॉस डेबिट, घटती है तो प्रॉफिट क्रेडिट। आगे देखिए, अगर एप्रिशिएटेड लिखा हो, इंक्रीज लिखा हो, ब्रॉट अप, रिटर्न अप, एनहांस्ड, एप्रिशिएटेड, इंक्रीज, ब्रॉट अप, रिटर्न अप, एनहांस, अंडर वैल्यूड, इसका मतलब होता है बढ़ना। अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड पे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एप्रिशिएटेड, इंक्रीज, रिटर्न अप, ब्रॉट अप, इसका मीनिंग होता है बढ़ना। डेप्रिशिएटेड, डिक्रीज, रिड्यूस, ब्रॉट डाउन, रिटर्न डाउन। डिस्काउंटेड, इसका मतलब होता है घटना। बाय माने सेम वैल्यू, टू या एट में हम डिफरेंस देखते हैं। आगे देखिए, हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आजकल ज्यादातर वैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट ही आता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आ सकता है, तो वो भी हम समझ लेते हैं। अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो हम देखेंगे LARR। एल माने लायबिलिटी, ए माने एसेट्स, आर माने रिवैल्यूएशन और आर माने रिमेनिंग। तो लायबिलिटी में हम देखते हैं ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर, इन दिस साइड वी विल टेक कैपिटल, करंट अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, खाली रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बच्चे इसको याद करके नहीं जाते हैं, हम क्वेश्चन ही देख लेंगे सर, वहीं से हमें आइडिया लग जाएगा, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई रिजर्व फंड तो था, पेपर में लिखा आ गया प्रोविडेंट फंड,
एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाते हैं, जबकि वो स्पेसिफिक लायबिलिटी होती है, आउटसाइड लायबिलिटी होती है, उसको हम ट्रांसफर नहीं करते। तो आपको छोटी सी 8-9 आइटम आपको याद होनी चाहिए। लायबिलिटी में क्या देखना है? कैपिटल, करंट अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, ओनली रिजर्व, प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट, WCR और IFR। तो ये लायबिलिटी वाला है। ये लायबिलिटी वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता है, क्योंकि प्रॉफिट और रिजर्व से, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में आता है। प्रॉफिट क्या होता है हमारे लिए? लायबिलिटी होती है या एसेट्स होती है? पहले इस पे बात करते हैं। नहीं सर एसेट्स होती है, कोई बच्चा कह रहा है लायबिलिटी होती है, पहले हम इस पे बात करते हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट हमें कहता है बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। तो जो भी अकाउंटिंग करनी है हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया है, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल, जो इंटरनल लायबिलिटी भी होती है, तो वो पैसा बिजनेस ने बिजनेसमैन को वापस करना है, इसलिए कैपिटल आती है लायबिलिटी में। अगर प्रोप्राइटर मतलब ओनर ने अपने पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड पर्पज, रेजिडेंशियल यूज के लिए बिजनेस से कुछ कैश या गुड्स निकाला है, तो हम ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन करते हैं। तो अब बिजनेस ने बिजनेसमैन से पैसे वापस लेने हैं, तो ड्रॉइंग बिजनेस के लिए होती है एसेट्स, और इसे हम एसेट्स में ना दिखा के लायबिलिटी में, कैपिटल में माइनस करते हैं। तो अभी तक हमने सीखा कैपिटल होती है लायबिलिटी और ड्राइंग होती है एसेट्स। अब प्रॉफिट की बात करते हैं। अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट बिजनेस ने बिजनेसमैन को वापस देना है, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि हम अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो प्रॉफिट होती है लायबिलिटी। अगर प्रॉफिट लायबिलिटी है तो लॉस हमें रिकवर करना है, बिजनेस ने बिजनेसमैन से लॉस रिकवर करना है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स बैलेंस होता है, तो उसे हम लॉस बोलते हैं। लायबिलिटी बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। अब प्रॉफिट हमें बिजनेसमैन को देना है। याद करो 11th में फाइनल अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट ऐड कर रहे थे और नेट लॉस लेस कर रहे थे। तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है और लॉस से कैपिटल घटती है। कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट और घटना डेबिट होता है। अभी आप लोगों ने बोला हाँ जी सर प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, क्रेडिट साइड पे आएगा, तो ये रिजर्व जो क्रिएट हुए हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी रिजर्व, IFR, WCR, ये भी प्रॉफिट से क्रिएट हुए हैं। अगर प्रॉफिट क्रेडिट होता है तो ये जो फ्री रिजर्व हैं ये भी क्या होंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे क्रेडिट साइड पे, तो कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इसलिए लायबिलिटी वाली आइटम को हम क्रॉस फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड पे। एसेट्स में हम लोग क्या देखते हैं? इन दिस साइड वी विल टेक कैपिटल, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, गुडविल, ड्राइंग, लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेफर्ड का ही एक पार्ट होता है, ये अलग से मैंने लिखा होता है, कई बार ये अलग से लिखा जाता है। तो लॉसेस और एक्सपेंसेस से कैपिटल डिक्रीज होगी, तो ये कहां पर आएगा? डेबिट में आएगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक आगे देखिए जी। आर माने रिवैल्यूएशन। अभी आपने देखा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर में 2 गेन आ रहा था, यहाँ पे बाय लॉस आ रहा था। तो गेन से कैपिटल बढ़ेगी तो ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, लॉस से घटेगी तो ये डेबिट साइड पे आ जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? फिर हम देखते हैं सी रिमेनिंग एंट्रीज। रिमेनिंग एंट्रीज जो कि कैपिटल और गुडविल वाली होती है, जो कि आप लोगों ने पढ़ी होगी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, अभी डिस्कस करते हैं उसको। प्रॉफिट एंड लॉस को प्यार से हम प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, पास्ट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रॉफिट टू डेट, प्रॉफिट टू बैलेंस शीट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या सिंपल अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है और ये क्लियर नहीं है, लायबिलिटी है या एसेट्स कुछ भी नहीं लिखा, लाइन में लिखा हुआ है, तो साइलेंट में इसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। अगर लोन लिखा हो, लोन डेबिट हमारे लिए एसेट्स होती है, लोन क्रेडिट हमारे लिए लायबिलिटी होती है। सिंपल लोन लिखा होता है, कुछ भी नहीं लिखा कहीं पर भी, तो उसे हम लायबिलिटी मानते हैं। सैलरी पेड एक्सपेंस होता है, सैलरी रिसीव्ड इनकम होती है। सिंपल सैलरी लिखी हुई है तो हम क्या मानते हैं? वो एक्सपेंस है। आगे आइए, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस लिखा हो, डेबिट बैलेंस लिखा हो, एसेट्स वाला बैलेंस लिखा हो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, पास्ट ईयर लॉसेस, प्रीवियस ईयर लॉसेस, लॉसेस टू बैलेंस शीट, लॉसेस टू डेट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, तो इसका मतलब ये सब सेम वर्ड है। WCR या वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिखा हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एक ही बात होती है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो लायबिलिटी से क्या लेते हैं हम? कैपिटल, बाय बैलेंस BD, बाय करंट अकाउंट लायबिलिटी वाला, बाय जनरल रिजर्व, उनकी रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट की आइटम्स और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, कोई सा भी चैप्टर हो, PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में रहेगा, वो भी क्रॉस फॉर्म में। जितने पार्टनर बैलेंस शीट में होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर कभी ABC में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कभी AB में। सबसे आसान तरीका, जितने पार्टनर बैलेंस शीट में हैं
उतने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिसोल्यूशन में 2-3 पार्टनर उन्हीं में जाता है। हम बात करते हैं रिटायरमेंट की, 3 पार्टनर तीनों में जाएगा। एडमिशन में 2 ओल्ड पार्टनर होते हैं तो उन 2 ओल्ड पार्टनर में ही जाएगा। जितने पार्टनर बैलेंस शीट में होते हैं उन पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बाय जनरल रिजर्व, बाय कंटीजेंसी रिजर्व, बाय रिजर्व, प्रॉफिट, WCR, IFR और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। यहाँ पे 2 बैलेंस बीडी, 2 करंट अकाउंट, एसेट्स वाला, डेबिट वाला, 2 गुडविल, ये होती है ऑलरेडी अपीयर वाली गुडविल। तो इसकी हम विड्रॉ करते हैं तो इसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर टू गुडविल अकाउंट, इसलिए ओल्ड पार्टनर कैपिटल में डेबिट में आ जाएगी टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। जी क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे देखिए, टू प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, टू डेफर्ड ऑन एक्सपेंडिचर, टू एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन का लॉस। अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी तो हम बोलते हैं टू बैलेंस शीट, ये हमारे लिए क्रेडिट बैलेंस होता है तो लायबिलिटी में आएगा। डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है तो उसको हम बोलते हैं बाय बैलेंस शीट, तो ये एसेट्स में आएगा। ओपनिंग बीडी होता है ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग सीडी तो कैरी डाउन। किसी भी अकाउंट से, कोई सी भी क्लास, कोई सा भी चैप्टर, किसी भी अकाउंट से किसी भी आइटम को अगर बैलेंस शीट में जाना है तो हमेशा वो स्ट्रेट जाएगी। डेबिट वाली एसेट्स, डेबिट वाली लायबिलिटी में जाएगी और क्रेडिट वाली एसेट्स में आएगी। क्लियर है बच्चों यहां तक? इसमें भी रिमेनिंग एंट्री डिस्कस नहीं करी, अब वो आपसे डिस्कस करते हैं। रिमेनिंग एंट्रीज की बच्चों बात करते हैं। ओल्ड पार्टनर मान लो ए और बी है, उनकी रेशियो 3:2 है। न्यू पार्टनर आ रहा है सी, सी ब्रिंग 50,000 रुपए है कैपिटल, जो कैपिटल लेकर आएगा कैश के रूप में, तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट्स का बढ़ना डेबिट और कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट। तो अगर आपको सी में एंट्री करनी है तो डेबिट का मतलब बाय, सी को छुपाएंगे हम लोग, तो डेबिट का मतलब बाय, तो हम लोग बोलेंगे बाय बैंक अकाउंट। हम लोग क्या बोलेंगे? बाय बैंक या कैश अकाउंट। अगर न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो उसकी हम 2 एंट्री पास करते हैं। पहली एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर नहीं बोलते हम लोग, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नॉर्मली अगर पहले ही सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन है तो उस केस में हम मानते हैं कि ओल्ड रेशियो ही एसआर होती है। हर बार अलग अलग केसेस होते हैं, टेक टू टेकन लिखा हो तो वो एसआर होती है, सरेंडर ऑफिस शेयर, न्यू रेशियो गिवन, वो सारे केसेस आपने रेशियो में कवर कर रखे होंगे। तो मेरा फोकस अभी आपको यहाँ पर रेशियो कराने का नहीं है, एडजस्टमेंट कवर करनी है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो फर्स्ट केस है ओल्ड रेशियो गिवन है तो फर्स्ट केस में ओआर ही हमारी एसआर होती है, तो उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू ए टू बी में। अब मुझे ए बी में एंट्री करनी है तो मैं क्या बोलूंगा? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं क्या बोलूंगा? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ए में आएगा 3,000 और बी में आएगा 2,000, जो जिसके आगे होता है। ए के आगे 3 है तो 3, और यहाँ क्रेडिट वाले में डेबिट का नाम आता है, डेबिट वाले में क्रेडिट का नाम आता है। टू मीन्स टू, डेबिट मीन्स बाय, तो बाय प्रीमियम ए में आ जाएगा 3,000 और बी में आ जाएगा 2,000। अगर न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश तो यहाँ पे एंट्री होती है सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो ए बी में हम बोलेंगे बाय सीज करंट अकाउंट। अब हम करंट अकाउंट तो बना नहीं रहे हैं तो टू ए बी नहीं बोलेंगे, ये सी का कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा। तो अब ये डेबिट में है और सॉरी बाय साइड में, तो सीधा कहां पे आ जाएगा? ये एसेट्स में आ जाएगा। ये डेबिट है, डेबिट का मीनिंग होता है एसेट्स, तो इसलिए वो एसेट्स में आ जाएगा। यहाँ बाय साइड में है तो स्ट्रेट फॉर्म में पहुंच जाएगी ये एसेट्स के अंदर। क्लियर बच्चे यहाँ तक? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर दैट इज ए और बी विड्रॉ गुडविल बी से, तो इसकी एंट्री होती है ए कैपिटल अकाउंट डेबिट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो पार्टनर में हम बोलेंगे टू कैश और कैश में हम लोग क्या बोलेंगे? बाय ए बाय बी 12,000 और 8,000। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे देखिए, कोई डाउट आए पूछिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। हाँ जी बच्चों आगे देखिए, लायबिलिटीज आइटम, एसेट्स आइटम, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का लॉस हमेशा ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जो पार्टनर बैलेंस शीट में होते हैं वो भी ओल्ड रेशियो के अंदर, वो भी किस रेशियो में होते हैं बच्चों? हमेशा ये ओल्ड रेशियो में होते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? आगे देखिए, हाउ टू प्रिपेयर कैश अकाउंट। वाइल प्रिपेयरिंग कैश और बैंक अकाउंट हम लोग देखते हैं ए और आर। ए माने एसेट्स, आर माने रिमेनिंग। ए माने एसेट्स, आर माने रिमेनिंग। एसेट्स में ओपनिंग बैलेंस को हम लोग बोलते हैं टू बैलेंस बीडी। आर माने रिमेनिंग। अगर कैपिटल लेकर आया तो टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल लेकर आया तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल हम लोग क्या बोलते हैं? टू प्रीमियम फॉर
गुडविल अकाउंट। अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी आपको आगे कैपिटल एडजस्टमेंट सिखाएंगे जहां पे बैलेंसिंग फिगर कैश में आती है तो टू वाली यहाँ बाय में आ जाएगी और बाय वाली यहाँ पे टू में आ जाएगी और हम बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी। और ये सीडी कहाँ पहुंच जाएगा? एसेट्स में। अगर बैंक का टू बैलेंस सीडी आ रहा है तो बैंक ओवरड्राफ्ट पहुंच जाएगा लायबिलिटी के अंदर। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक। अगर हमें बैलेंस शीट बनानी है तो कैपिटल हमें लेना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाला, कैश और बैंक हमें लेना है एसेट्स में जो हमने कैश अकाउंट बनाया। उसके अलावा जो एसेट इंक्रीज डिक्रीज हुई थी उन्हें प्लस माइनस करने के बाद जो उनकी चेंज वैल्यू है या अल्टर वैल्यू है उन्हें यहाँ पर हमें दिखाना होता है। आउटस्टैंडिंग और प्री रिसीव लायबिलिटी होती है, एक्रूड और प्रीपेड एसेट्स होती है। बाकी डिस्कस करते हैं अभी इसको आगे। अगर किसी बैलेंस शीट आइटम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो एज इट इज बैलेंस शीट में ही आती है, वो एज इट इज बैलेंस शीट में ही आती है। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एक्सेट्रा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है तो वो बैलेंस शीट में दोबारा नहीं आता है। अब हम कवर करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड, प्री रिसीव। देखते हैं बच्चों उसको। आउटस्टैंडिंग को हम लोग प्यार से बोलते हैं अनपेड, ओइंग, एरियर, पेबल, अनक्लेम, ड्यू, ड्यू बट नॉट पेड, येट टू बी पेड, इज टू बी पेड, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस। आपको ये सारे सेम वर्ड याद होने चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हमें याद हो वही एग्जाम में आए, तो कोई सा भी वर्ड आ सकता है, हमें उसका मीनिंग का पता होना चाहिए। इन वर्ड्स को नॉर्मली हम यूज करते हैं एक्सपेंसेस के साथ और ये होती है हमारे लिए लायबिलिटी। इसका मीनिंग होता है देना तो है, अभी दिया नहीं है लेकिन देना तो पड़ेगा। पूरा महीना बीत चुका है, फीस देनी तो है, अभी दी नहीं है लेकिन देनी तो पड़ेगी, तो वो होती है आपके लिए लायबिलिटी। आप आउटस्टैंडिंग बोलोगे। एक्रूड, ड्यू बट नॉट रिसीव, रिसीवेबल, इज टू बी रिसीव्ड, येट टू बी रिसीव, अर्न बट नॉट कलेक्टेड। मिलना तो है, अभी मिला नहीं है लेकिन मिलेगा, तो मेरे लिए एसेट्स है। आपने फीस देनी है, आपके लिए लायबिलिटी है, मुझे फीस मिलनी है, मेरे लिए वो एसेट्स होती है। प्रीपेड, पेड एडवांस, अनएक्सपायर्ड नॉर्मली हम यूज करते हैं इंश्योरेंस के साथ। इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड, रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर। प्रीपेमेंट, हमने कोई चीज एडवांस में पे कर दी, मोबाइल का बिल एडवांस पे कर दिया तो हमें पूरे महीने फैसिलिटी मिलेगी। आपने फीस एडवांस में पे कर दी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा तो एसेट्स। मैंने आपसे एडवांस फीस ले ली तो मुझे आपको सर्विस देनी पड़ेगी, मुझे आपको बेनिफिट देना पड़ेगा, तो ये होती है मेरे लिए और लायबिलिटी। इसे हम बोलते हैं प्री रिसीव, रिसीव एडवांस, अर्न। अभी मैंने कमाया नहीं है, अभी तो मैंने आपसे एडवांस ली है, अब मैंने पूरा महीना पढ़ा दिया तो अब ये मेरे लिए इनकम बन जाएगी, तब तक मेरे लिए लायबिलिटी रहती है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? When these words are given in adjustment only, अगर ये एडजस्टमेंट में है तो एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट आता है। आउटस्टैंडिंग डेबिट में आएगा और लायबिलिटी में आएगा। प्री रिसीव डेबिट में आएगा और लायबिलिटी में आएगा। उसी प्रकार से प्रीपेड या एक्रूड क्रेडिट में आएगा रिवैल्यूएशन के और ये एसेट्स में आ जाएगा। और कहां पर आ जाएगा? ये एसेट्स में। किसी भी अकाउंट से किसी भी आइटम को अगर बैलेंस शीट में जाना है तो हमेशा वो स्ट्रेट फॉर्म में जाती है। बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है या अ बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट रिकॉर्डेड, आउटस्टैंडिंग है तो कहां पर आ जाएगा? एक तो ये डेबिट में आ जाएगा और एक ये लायबिलिटी में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों तक? बैलेंस शीट में प्रीपेड रेंट दे रखा है हमारे को या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस दे रखा है। प्रीपेड कहां पे आता है? एक तो आता है ये क्रेडिट साइड पे और एक कहां आता है? ये एसेट्स के अंदर आता है। बैलेंस शीट, इंटरेस्ट इज येट टू बी रिसीव्ड, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड कहां पर आएगा? क्रेडिट में आता है और एसेट्स में आता है। अनअर्न्ड इंटरेस्ट प्री रिसीव डेबिट में आएगा और लायबिलिटी में आएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? सिर्फ एडजस्टमेंट में होता है तो उसके हम दो इफेक्ट देखते हैं। When these words are given in balance sheet and adjustment both, अब टेंशन वाली बात है तो हमें डर लगेगा। बैलेंस शीट में भी है और एडजस्टमेंट में भी है। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव, ये देख के डर लगता है यार आउटस्टैंडिंग आ गया, अब कैसे करेंगे, ये कैसे होगा? तो सबसे आसान तरीका है भाई साहब, मत देखो कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सेट्रा है, बस ये देखो एसेट्स है या लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। आपको इनका नाम बोलना ही नहीं है। हाय आउटस्टैंडिंग आ गया, हाय एक्रूड आ गया, क्या कह रहे हो सर बताओ दोबारा से। ये क्या लिखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग रेंट 5000, आउटस्टैंडिंग रेंट इज वैल्यूड एट 4000। इसे आउटस्टैंडिंग मत बोलो, क्या बोलो? लायबिलिटी। लायबिलिटी कितने की है? 5 की है। कितने की हो गई है? 4 की। लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, खुशी की बात है, तो वो आ जाएगा क्रेडिट साइड में। कहां पे आ जाएगा बच्चों? वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और
पहले कितने की थी 5 की, अब कितने की होगी 4 की, तो बैलेंस शीट में कितने की आएगी 4 की। और आसान तरीका ये क्रॉस पड़ रहा है, अगर क्रॉस पड़ता है क्रेडिट साइड में आ रहा है तो माइनस होगा, अगर स्ट्रेट पड़ता है तो वो ऐड होगा। तो 5 में से 1 गए 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 है। दोबारा देखो, इसे एक्यूरेट मत बोलो, एसेट्स बोलो। एसेट्स कितने की है 5 की, अब कितने की हो रही है 7 की। खुशियां आई हैं, कितने से आई हैं 2000 से आई। अब ध्यान से देखो, ये सीधा पड़ रहा है, ऊपर कितने का था 5 का, क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है 2, तो स्ट्रेट फॉर्म में इसको हम ऐड कर देंगे, 5 और 2 7 हो जाएगा। स्ट्रेट पड़ेगा तो ऐड करो, क्रॉस पड़ेगा तो लेस करो। वैसे भी अगर ऐसे डिक्रीज हो रही है तो माइनस करते हैं, इंक्रीज प्लस करते हैं, लॉजिक आपको कवर है। लेकिन याद करने का तरीका क्या है, अगर क्रॉस पड़ रहा है तो माइनस, स्ट्रेट पड़ रहा है तो प्लस। आगे देखिए, आउटस्टैंडिंग नहीं बोलना है इसको, क्या हमारे लिए लायबिलिटी कितने की थी 3000, कहां तक पहुंच गई है 5000 तक पहुंच गई है। कहां तक पहुंच गई है 5 तक। तो या एक 2 का बिल हमने दिखाया नहीं था तो दिखा दो। तो एक तरफ कहां पर आ जाएगा डेबिट में आ जाएगा, एक तरफ कहां पे आ जाएगा बच्चों ये आउटस्टैंडिंग वेजेस या एक्सपेंसेस जो भी है डेबिट में आ जाएगा, और एक तरफ बैलेंस शीट में प्लेटफॉर्म में ऐड हो जाएगा। प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट कितने का बच्चों हमारे पास 5000 रुपए का है, और डिक्रीज बाय 2000, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, खुशी की बात है, बाय में आएगा, और क्रॉस फॉर्म में इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये रह जाएगा 3000। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? कोई डाउट हो तो पूछिए बच्चों। हाँ जी बच्चा, नोट करते रहो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ड्राइव का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। हाँ जी आगे देखिए बच्चों, एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कुछ और आए या ना आए, इसने तो आना ही आना है। और इतने सारे केसेस करवाऊंगा कि आप बुक का, टीएस सर की बुक हो, डीके सर की बुक हो, कोई सी भी बुक हो, आप कोई सा भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, सारे केसेस कवर किए हैं। बिल्कुल ध्यान से देखते हैं उसको हम लोग। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी में दिखाते हैं, रियल लायबिलिटी नहीं होती है प्रोविजन। हमें डाउट है कि हमें हमारे डेटर पैसा नहीं देंगे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म की वजह से, प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से हमने इसे क्रिएट कर लिया है। तो ये या तो डेटर में माइनस होता है और इसको लायबिलिटी में दिखाते हैं। बेटर ये डेटर में माइनस को दिखाना चाहिए, लेकिन कई बार आपको लायबिलिटी में दे रखा होता है, तो वो आपको एग्जाम में ध्यान से देना है, कहीं प्रोविजन लायबिलिटी में तो नहीं दिया, तो आपको ध्यान से देखना है। इसे प्यार से क्या क्या बोलते हैं हम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, बैड डेब्ट प्रोविजन, बैड डेब्ट रिजर्व, या सिंपल प्रोविजन भी लिखा होता है। बैलेंस शीट में डेटर है हमारे पास 1 लाख के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज 10%, या प्रोवाइड 10% प्रोविजन, या ₹10,000 इज प्रोवाइडेड, या आ सम ऑफ ₹10,000 रिटर्न ऑफ फ्रॉम डेटर्स, या डेटर इज वैल्यूड लेस 10%, डेटर की वैल्यू 10% से कम पे करेगी, तो वैल्यू निकालने की जरूरत थोड़ी है, 10% डिक्रीज हो रही है, हमें इससे मतलब है प्रॉफिट या लॉस से मतलब है। या फिर डेटर इज वैल्यूड लेस डाउटफुल डेब्ट ऑफ 10%, या डेटर इज वैल्यूड लेस 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जो मर्जी लिखा हो, डेटर डिक्रीज हो रहे हैं 10% से, एक तरफ तो कहां पर आएगा डेबिट में आएगा, और क्रॉस पड़ रहा है, और क्रॉस माने माइनस 1 लाख माइनस 10,000 90,000। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखिए, एग्जाम का टाइम था, मुझे पीपीटी बनानी थी, पीपीटी नहीं बन रही है, बच्चों के पेपर आगे, इसलिए मैं अपनी पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ। एक ही बात है, सारा अगर आपने ये पीडीएफ ये वीडियो आपने अच्छे से कर ली, एडमिशन रिटायरमेंट का आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा एडजस्टमेंट की वजह से, इससे बाहर आ ही नहीं सकती। मैंने सारे केसेस अच्छे से कवर कर लिए, आपको सिर्फ ये वीडियो, ये अच्छे से कॉन्सेप्ट वीडियो देखने के बाद आपको खुद पढ़ना भी है, अपने आप को प्रोसेस करना दिमाग के अंदर, सिर्फ वीडियो देखने का काम नहीं चलेगा, ये सब आपको दोबारा से रिकॉल करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि वीडियो देखिए और काम खत्म, ऐसे नहीं चलेगा। डेटर इज सब्जेक्ट टू 10% प्रोविजन, बात एक ही है, डेबिट में आएगा और उसको क्रॉस फॉर्म में हम माइनस कर देंगे। ये लाइन लिखी आ रही है, साइलेंट में गुडविल की एंट्री अनेबल से करते हैं। क्वेश्चन में गुडविल ऑफ फर्म गिवन है आपको, एडमिशन वाले क्वेश्चन में या रिटायरमेंट में, एडमिशन में सिर्फ गुडविल ऑफ फर्म गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि वो गुडविल ला रहा है नहीं ला रहा, तो साइलेंट में हम क्या मानते हैं, वो गुडविल लाने में अनेबल है। मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों फीस लाए, फीस लाए, 2 बच्चे चुप बैठे, बच्चा चुप है मतलब फीस नहीं लाया, क्वेश्चन चुप है मतलब गुडविल लाने में वो अनेबल है। और अनेबल की एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे ये बच्चों, डेटर से हमारे पास 1 लाख के, प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन डेटर 15%, तो एक तरफ डेबिट में आ जाएगा और इसको हम लोग माइनस कर देंगे, क्रॉस फॉर्म में माइनस। अब आगे देखिए जी, बैलेंस शीट में डेटर हमें ऐसे रखे होते हैं, डेटर 1 लाख माइनस 6,000,
तो 1 लाख हमारे लिए ग्रोस वैल्यू है, प्रोविजन 6000 का है और 94 को हम लोग बोलते हैं नेट वैल्यू। या फिर इसको वो ऐसे भी दिखा सकता है, तो आपको ध्यान से देखना है कि प्रोविजन अगर लायबिलिटी में दे रखा है तो उसका मतलब वो ये माइनस ही है, तो आपको इसी तरीके से ट्रीट करना है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज 10%, तो परसेंटेज हमेशा ग्रोस पे लगती है, इस वाली वैल्यू पे, इस पे नहीं। तो 1 लाख का 10% होता है 10,000 पे। लायबिलिटी पहले कितने की थी? 6,000 की थी। आज कितने की हो रही है? 10,000 रुपए की। कितने से बढ़ रही है? 4 से। खुशी की बात है, गम की बात है? गम की बात है सर। कितने गम की बात है? 4,000 रुपए की। और एडलेस आपको करना है नेट में। ग्रोस वैल्यू थी हमारे पास 1 लाख की, 6,000 का प्रोविजन था, तो नेट कितने बचे? 94,000। 94,000 माइनस 4,000, तो ये कितना आ जाएगा? 90,000। या फिर एक तरीका और होता है, डेटर कितने के थे हमारे पास? 1 लाख के, लेस कर दो एडजस्टमेंट वाला प्रोविजन, वो कितने का था हमारे पास? 10,000 का। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 90,000। यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 90,000। या तो एडलेस करो नेट में, या फिर ग्रोस में से पूरा जो नया प्रोविजन आया उसको आप लेस कर दो। तो परसेंटेज हमेशा किस पे लगानी है आपको? ग्रोस पे। और एडलेस किस पे करना है? हमेशा आपको नेट पे करना है। नेट वैल्यू कौन सी होती है? जो डेटर माइनस ओल्ड प्रोविजन वाली होती है। आगे देख लीजिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज 5%। 1 लाख का 5% कितना होता है? 5,000। लायबिलिटी पहले कितने की थी? 6,000 की सर। अब कितने की हो रही है? 5 की। लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, खुशी की बात है। तो खुशी कहां पर आ जाएगी? बाय साइड में आ जाएगी। और स्ट्रेट फॉर्म में इसको हम ऐड कर देंगे, तो डेटा आ जाएंगे हमारे पास 95,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज इंक्रीज बाय में हम लेते हैं सेम वैल्यू। लायबिलिटी बढ़ रही है, डेबिट में आएगा और क्रॉस फॉर्म में लेस कर देंगे, तो 94,000 माइनस 2,000। 94,000 माइनस 2,000, तो 92,000 आ जाएगा एसेट्स में। आगे देखिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज डिक्रीज बाय 1,000। प्रोविजन 1,000 से डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, खुशी की बात है। खुशी आ जाएगी बाय में और स्टेट फॉर्म में इसको हम ऐड कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज इंक्रीज टू या एट में हम लोग देखते हैं डिफरेंस। पहले कितने की थी? 6,000 की। अब कितने की हो रही है? 7,500 की। तो 1,500 रुपए से बढ़ रही है, डेबिट में आएगा और इसको हम क्रॉस फॉर्म में लेस कर देंगे। 94,000 माइनस 1,500, तो ये आ जाएगा 92,500। क्लियर है बच्चों? यहां तक आगे आइए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज रिड्यूस टू 5,000 पे। डिक्रीज हो रही है 1,000 से, बाय में आएगी और स्टेट फॉर्म में इसको हम लोग ऐड कर देंगे। आगे आइए जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज नो मोर रिक्वायर्ड। हमें प्रोविजन की जरूरत नहीं है। डेटर्स आर ऑल गुड, या लिखा आता है डेटर्स आर ऑल गुड। डेटर्स आर ऑल गुड, या लिखा हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज नो मोर रिक्वायर्ड। डेटर सारे अच्छे हैं, हमें प्रोविजन की जरूरत नहीं है, प्रोविजन को हटा दो। लायबिलिटी को हटाओगे, खुशी की बात है। खुशी कहां पर आएगी? बाय साइड पे आ जाएगी और स्टेट फॉर्म में इसको हम ऐड कर देंगे। दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। सारे डेटर अच्छे हैं, तो हमें प्रोविजन को हटाना है, 0 कर दो, तो 6,000 रुपए से हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास क्रेडिट साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज फाउंड टू बी एक्सेस बाय 1,000। 1,000 से बढ़ाना नहीं है, 1,000 से एक्सेस पाया गया। हमने लायबिलिटी को 1,000 से ज्यादा दिखा रखा है, कम करो। कम करोगे तो खुशी की बात है, बाय में आएगा और स्टेट फॉर्म में ऐड कर देंगे, नेट में ऐड करेंगे। 94,000 प्लस 1,000 95। It is decided to write off bad debt of 8,000 या an amount of 8,000 included is written off being unrecoverable, irrecoverable या नॉट रिकवरेबल। ठीक है जी। लायबिलिटी हमें डाउट था कि लायबिलिटी कितने की है? 6,000 रुपए की। लॉस कितने का हुआ? 8 का। तो एक तरफ डेबिट में आ जाएगा और यहाँ पे हम उसको लेस कर देंगे। अब मेरी जो कॉमन बैलेंस शीट थी वो खत्म होती है। अगले केस हम शुरू करते हैं, ध्यान से देखना, ये वाले केस बहुत चल रहे हैं। डेटर 22,000 का है, ओल्ड प्रोविजन 1,000 का है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज इंक्रीज बाय 1,500। प्रोविजन बढ़ रहा है, तो ये आ गया डेबिट में। आगे जी। अब बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 10,000 विच वाज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद बैंकर वाज डिसऑनर्ड बट नो एंट्री हैज बीन पास। अगर हमने ए ने माल बेचा बी को,
अब बी ने कहा पैसे नहीं है, तो बी ने बिल को ए को बिल लिख के दे दिया। ए को पैसे की जरूरत थी तो ए ने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, मतलब लोन ले लिया। अब बी ने पेमेंट नहीं करी तो पेमेंट हमें देनी पड़ेगी। तो हम क्या बोलेंगे, बी से लेने हैं बैंक को देने हैं। बी बोले तो क्या, डेटर, तो डेटर से लेने, डेटर डेबिट और टू बैंक, तो बैंक के तो क्रेडिट साइड पे आएगा, बैंक के तो आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। और डेटर से कितने लेने हैं हमने, 10,000 पे। डेटर पहले कितने के थे, 22 के। 22 और 10 कितने हो जाएंगे बच्चों, 32,000 के हो जाएंगे। डेटर कितने के हो जाएंगे, 32,000 के। प्रोविजन पहले कितने का था हमारे पास, 1,000 का। कितने से और बढ़ गया है, 1500 से। तो लायबिलिटी टोटल कितनी हो गई है, 2500। तो उसे यहाँ पे माइनस कर दो आप लोग, 2500, तो 32,000 माइनस 2500, या फिर उसको 2500 को आप लायबिलिटी में भी दिखा सकते हो। डेटर पहले कितने के थे, 22 के थे, 10 से बढ़ रहे हैं। प्रोविजन पहले कितने का था, 2500, कितना था पहले, पहले 1000 का था, 1500 से बढ़ रहा है, तो वो कितने का हो जाएगा, 2500 का। क्लियर है जी। आप आगे आइए। डेटर 10,000 रुपए के हैं, 800 रुपए नहीं मिल रहे हैं, डेबिट में आएगा, और लायबिलिटी में इसको हम, और एसेट्स में इसको हम माइनस कर देंगे। डेटर 10,000 की, डेटर अमाउंटिंग टू 3,000 इज टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। इस तरह की एडजस्टमेंट आप लोगों ने 11th में पढ़ रखी है। आइए दोबारा से करते हैं 11th वाली एडजस्टमेंट। तो 3,000 रुपए का डूब गया, तो एक तरफ तो डेबिट में आता है और एक तरफ ये माइनस हो जाएगा। अब जब प्रोविजन की बात आती है, तो प्रोविजन का फॉर्मूला होता है रेट अपॉन में 100 इंटू डेटर माइनस फर्दर बैड डेट। और फर्दर बैड डेट कौन सी होती है, जो आपको एडजस्टमेंट में दे रखी होती है। एक तरफ लेस, एक तरफ डेबिट। 10,000 के डेटर थे, 3 डूब ही गए। अब डाउट कितने पे होगा आपको, 7,000 पे होगा। तो 7,000 का 10% कितना होता है, 700। यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो। याद करो आपका फॉर्मूला था वहां पे, टू बैड डेट, एड फर्दर बैड डेट, एड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन, वही लगाना है यहाँ पे। आइए देखते हैं। अब ये वाला केस देखिए, 10,000 के हैं और 500 का प्रोविजन है, ठीक है सर। राइट ऑफ बैड डेट कितनी की होगी हमारे पास, 1,000 रुपए की। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज मेंटेन्ड एट 10%, या ऐसे लिखा सकता है कि 1,000 रुपए अब नो लॉन्गर रिसीवेबल है। तो हमारे पास 1,000 रुपए की बैड डेब्ट आ गई है। हमारे पास बैड डेब्ट कितने की आ गई है, 1,000 रुपए की। डेटर में लेस कर देंगे। न्यू प्रोविजन का फॉर्मूला होता है डेटर माइनस फर्दर बैड डेट। तो 10,000 माइनस 1,000, 9,000 का 10%, 900 आया। एड न्यू प्रोविजन लेस न्यू प्रोविजन, एड न्यू प्रोविजन लेस न्यू प्रोविजन। और यहाँ पे होता है टू बैड डेट, एड न्यू लेस ओल्ड। तो कितना आ गया, 1400। एक तरीका और भी आप लोगों के पास, इस बार नया नया क्या है हमारे पास, 1,000 रुपए की बैड डेट है, 900 का प्रोविजन है, तो कितने हो गए जी, 1900। ओल्ड कितना था हमारे पास, ओल्ड कितना था हमारे पास, 500 का था। अब नया कितने का हो गया, 1900 का। तो लॉस कितने का हो रहा है हमारे पास, 1400 का हो रहा है। उसको आप नेट में माइनस करो तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ये आसान तरीका, यहाँ पे लेस करो न्यू बैड डेट और लेस कर दो न्यू प्रोविजन। दोबारा देखिए, बहुत सारे केस हैं अभी तो। 1,60,000 के डेटर है, प्रोविजन हमारे पास 8,000 रुपए का है। क्वेश्चन कह रहा है टू राइट ऑफ बैड डेट ऑफ 10,000, यहाँ पे डेबिट में आ गया, यहाँ पर माइनस में आ गया। न्यू प्रोविजन का फॉर्मूला होता है डेटर माइनस फर्दर बैड डेट। डेटर थे 1,60,000 के, माइनस फर्दर बैड डेट 10,000, तो 1.5 लाख का। कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन्ड एट करंट रेट। करंट रेट बोले तो क्या, 8,000 लगा रखा है हमने पहले, कितने के ऊपर, 1,60,000 के ऊपर। तो यहाँ से आप लोग करंट रेट निकाल लोगे, जो कि आ जाएगी 16 पंजे 80। तो ये आ जाएगी हमारे पास 5%। तो 5% लगा दो उसका, 1.5 लाख का 5% कितना होता है, 7,500 रुपए। तो नया कितना हो गया हमारे पास, 17,500। ओल्ड कितने का था, 8,000 का। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 95 का। और यहाँ पर दोनों ही आप नए नए लेस कर दो, न्यू बैड डेट और न्यू प्रोविजन, जैसा हम 11th में करते थे। सर डेटर के केस खत्म ही नहीं हो रहे, क्यों तक पहुंच गया, हाँ बच्चों चलता रहेगा अभी तो। डेटर कितने के हैं, 20,000 के। एक्स आर डेटर ऑफ 4,000 एंड वाई आर डेटर ऑफ 2,000। मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 100% एंड 50%। कह रहा है पहले वाले पे 100% लगा दो और दूसरे वाले पे 50%। तो पहला 4,000 का है, 100 लग गए पूरे 4,000, दूसरे पे लगा दो 50, तो 2,000 का 50% हो जाएगा हमारे पास 1,000। और 5,000 को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, 20,000 माइनस 5,000। डेटर है बच्चों हमारे पास 50,000 के। एक ओल्ड कस्टमर था, whose account was written off as bad, now he has to pay in full settlement। 5,000 रुपए वो देने को हमारे पास
तैयार हो गया। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं इसके, 5,000 वो दे रहा है, खुशी की बात है, तो बैड डेट रिकवर्ड हो रही है 5,000 पे, और अभी दिए नहीं है उसने, तो डेटर में आ जाएंगे हमारे पास 55,000 पे, या क्योंकि जो मिलना वही प्रॉफिट, या आप इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करोगे क्योंकि ये भी फ्यूचर में मिलने वाला प्रॉफिट है, अभी मिला नहीं है। एक डेटर पैसे लेके भाग गया, बैड डेट की एंट्री पास कर चुके, अब वो आ गया भाई मैं दे दूंगा, रोज ही लोग बोलते भाई मैं दे दूंगा, तो हम अपनी एंट्री पास कर लोगे। तो इसका बेटर तरीका ये होता है कि हम कोई भी ट्रीटमेंट इसका ना करें। डेटर है बच्चों हमारे पास 10,000 रुपए के, डेटर है हमारे पास 10,000 रुपए के। अ डेटर ऑफ 500 वाज रिटर्न ऑफ एज बैड नाउ पेड 5। यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि वो डेटर इसी बार के हैं या वो डेटर पिछली बार के हैं, ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। आप लोग मुझसे इस साल पढ़ रहे हो, कोई 2 साल पहले का बच्चा अगर मुझे फीस दे जाएगा तो आप मेरे डेटर हो, मुझे आपसे पैसे लेने हैं, तो मैं उसमें आप में माइनस नहीं करूंगा क्योंकि आप तो इस बार के हो। पिछली बार वाला व्यक्ति होगा, अगर वो मुझे पेमेंट दे रहा है तो उससे आप लोगों की फीस कम नहीं होगी। आप लोग कुछ बैड डेट कर रहे हो, कुछ पैसे दे रहे हो तो होगा। अगर डेटर करंट ईयर के हैं तो बैलेंस शीट पे इंपैक्ट पड़ता है, अगर वो पिछले बार के हैं तो इंपैक्ट नहीं पड़ता है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा वाज लिखा, वाज मतलब वो पिछली बार के हैं। एक 500 वाला व्यक्ति मुझे 500 दे रहा है, मेरे लिए खुशी की बात है, बैड डेट रिकवर्ड होगी। एक तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट साइड पे आएगा और बैंक के डेबिट साइड में आएगा, रिवॉल्यूशन क्रेडिट साइड पे आएगा और बैंक के डेबिट में आएगा, और बैलेंस शीट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि डेटर पिछले। दोबारा देखिए सर, ये वाला कैसे भी डिस्कस करते हैं हम, ये रिजर्व वाला। पहले भी जरा रिदम बन रखा है, बीच में कहाँ आ गई। डेटर ऑफ 500 वाज रिटर्न ऑफ नाउ पेड 400 रुपए। एक डेटर पिछले बार के हैं 500 के, तो अब मुझे वो 400 दे रहा है, तो अभी भी मुझे 100 का लॉस नहीं हो रहा है, वो डूब चुके हैं। मैं 500 का ओनर हो चुका था, अब मुझे 400 मिल रहे हैं, मेरे लिए खुशी की बात है 400। तो कैश के डेबिट में आ जाएगा मेरे पास 400 बैड डेट रिकवर, और प्रॉफिट आ जाएगा क्रेडिट में, और डेटर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, डेटर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये आ गई आप लोगों वाली बात, डेटर कितने के हैं 10,000 के, इंक्लूडेड अबव, ये अबव इस बार के डेटर है। अब डेटर पे प्रभाव पड़ेगा, अब लॉस भी होगा। पिछले वाला अगर मुझे 1 रुपए तो मुझे प्रॉफिट हो रहा था, अब क्या बोल रहा है, अ डेटर ऑफ 500 इंक्लूडेड अबव नाउ पेड 400। 500 वाला मुझे 400 दे रहा है, तो अब मैं बैड डेट रिकवर नहीं बोलूंगा, डेटर बोलूंगा। कैश में आएगा टू डेटर, और बैड डेट कितने की हो रही है टू डेटर मेरी, टू डेटर है यहाँ पर भी। बैड डेट कितने की हो रही है मेरे पास 100 रुपए की। तो अब 10,000 के थे, 400 मिल गए, 100 डूब गए। अब मैंने बैलेंस शीट पे इंपैक्ट डाला है क्योंकि वो आप लोग कर रहे हो, इस बार के डेटर कर रहे हैं। अ डेटर ऑफ 500 इंक्लूडेड अबव नाउ वैल्यूड एट 400, पेड नहीं लिखा, वैल्यूड कह रहा है मैं सर 400 दूंगा आपको, तो मुझे लॉस कितना करना पड़ेगा 100 रुपए का, डेबिट में आ जाएगा और बैलेंस शीट में उसको मैं माइनस कर दूं। अब देखते हैं वो वाले केस जो बीच में आए थे, अभी कुछ चेंजेस कर दिए होंगे हमने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 50,000 का, डेटर है 1,32,000 के, प्रोविजन है 2,000 रुपए का 31। तो देखा जाए प्रोविजन हमारा 2,000 का लायबिलिटी में है और यहीं पर है, मान लो प्रोविजन कितने का है हमारे पास 2,000 का है, और जीआर है हमारे पास 50,000 का। देखते हैं 10% ऑफ जीआर वाज टू बी ट्रांसफर्ड फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो 50,000 का 10% होता है 5,000। तो प्रोविजन कितने का हो गया नया 5,000 का। ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में नहीं आएगा क्योंकि जनरल रिजर्व से क्रिएट हुआ है। अब बचा जीआर 45 का, तो वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब मेरे पास यहां से जीआर में तो 45 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो 5 थे वो मैंने प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिए। अब प्रोविजन में पहले कितने का था 2 का था, प्रोविजन कितने का था पहले 2 का, 2 और 5 कितने हो गए 7। जो चीज लायबिलिटी में आती है उसे आप एसेट से माइनस करके दिखा सकते हो। रिजर्व 45,000 का डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और जीआर से प्रोविजन आप बढ़ा दो 2 और 5 का ट्रांसफर कर दो, तो प्रोविजन हो जाएगा अब 7,000 का। इसकी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री इसकी बनेगी जीआर अकाउंट डेबिट 50,000, टू एस कैपिटल 27, टू बीस कैपिटल 18, और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000। क्लियर बच्चों यहाँ तक। ये वाला केस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी बीच में अटकाया गया है इसको। डेटर है 10,000 रुपए की, अब प्रोविजन है 2,000 रुपए का, राइट ऑफ करो बैड डेट 1,000 रुपए की, ठीक है सर। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन्ड एट 10%।
तो इसके लिए आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का भी अकाउंट बना सकते हैं। लायबिलिटी होती है ओपनिंग कितना है, ये रहा हमारा ओपनिंग, कहाँ गया, ये है हमारा ओपनिंग 2000, तो बाय प्रोविजन 2000 रुपए। अब बैड डेब्ट कितने की हो रही है हमारे पास, 1000 रुपए की, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैड डेब्ट 1000 रुपए। प्रोविजन का फॉर्मूला होता है डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट इनटू रेट अपॉन में 100, तो ये आ गया 900। ध्यान से देखो, ओल्ड कितना था 2000 का, न्यू कितने का आया 1900 का आया। लायबिलिटी पहले 2 की थी, अब कितने की हो रही है 1900, तो खुशी की बात है बाय साइड में आएगा। आसान तरीका, टू रिवैल्यूएशन बाय रिवैल्यूएशन, टू वाला रिवैल्यूएशन यहाँ बाय में आ जाएगा, बाय वाला यहाँ पर टू में आ जाएगा, तो ये क्रॉस फॉर्म में आ गया। यहाँ पर कितना आ गया 100, और वहां पर वही मेरा कंसेप्ट, लेस कर दो न्यू प्रोविजन, लेस कर दो न्यू बैड डेब्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा देखो, जो बैलेंस शीट में दे रखा है आपको प्रोविजन, उसे हम बोलते हैं बाय बैलेंस पीडी। जो एडजस्टमेंट में है उसे आप बोलोगे टू बैलेंस सीडी, और उसका फॉर्मूला होगा डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट इनटू रेट अपॉन में 100, और जो एडजस्टमेंट वाली बैड डेब्ट है वो 2 में आ जाएगी। अब बैलेंसिंग फिगर टू रिवैल्यूएशन होगी या बाय रिवैल्यूएशन। अगर टू रिवैल्यूएशन है तो रिवैल्यूएशन के बाय में प्रोविजन दिखा दो, अगर बाय रिवैल्यूएशन है तो रिवैल्यूएशन के टू में प्रोविजन दिखा दो, और बैलेंस शीट में लेस करेंगे न्यू बैड डेब्ट एडजस्टमेंट वाली और न्यू प्रोविजन, कभी भी आपका गलत हो ही नहीं सकता। इसकी अगर एंट्री करनी है तो एंट्री ऐसे आ जाती कई बार, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, जो फर्दर बैड डेब्ट थी 1000 रुपए की, फिर हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में इसको ट्रांसफर कर दिया 1000 से, और फिर जो ये था ना टू रिवैल्यूएशन, देखो ये वाला, इसकी एंट्री क्या बन गई, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसकी हमने एंट्री पास कर दी 100 रुपए। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मेरी तरफ से आपका सबसे इंपॉर्टेंट केस, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के केसेस थे, मैंने वो अच्छे से कवर कर दिए हैं, इससे बाहर कोई केस नहीं बनते हैं। जितने भी केस थे मैंने 20-22 सालों में देखे, मैंने सारे के सारे आपको यहाँ पे कवर करवा दिए हैं। बाकी अगर आ गया कोई नया केस तो अगली बार हम फिर दिखा देंगे कि हमने करवा रखा था, वीडियो में डाल देंगे, उसको हम नोट्स में कवर कर देंगे। बाकी इससे बाहर नहीं आएगा, सारे केसेस हमने अच्छे से कवर कर दिए। आगे देखते बच्चों, बैलेंस शीट डेटर टू द एक्सटेंट ऑफ 5000 वर अनरिकॉर्डेड या 5000 फॉर बैड डेब्ट विल बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। दो बातें, डेटर टू द एक्सटेंट ऑफ 5000 वर अनरिकॉर्डेड, तो डेटर पहले कितने के थे 75 के, तो अब कितने के हो रहे हैं वो 80 के, 80 वाली वैल्यू पे लगाना है हमें प्रोविजन। सारा एडिशन करने के बाद एक तरफ लेस हो जाएगा और एक तरफ वो डेबिट में आ जाएगा। ये वाले केस हमने पढ़ लिए थे अभी। तो ये डेटर वाली एडजस्टमेंट तो होती है खत्म, हमारी सबसे मेन एडजस्टमेंट थी। एक बार ये केसेस कवर हो जाए तो चैप्टर तो समझ लो आधे से आधा हमने कवर कर लिया है। अब हम देखने जा रहे हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनअकाउंटेड एसेट्स। अगर वो सेल नहीं हुई है तो एक तरफ वो आती है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में और एसेट्स में आती है। अगर वो सेल हो गई है, हिंदी करेंगे हम लोग, अगर उसकी हिंदी में हमारी खुशी आ रही है तो वो एसेट से कुछ देना बन रहा है तो वो लायबिलिटी है। अगर तो उसका मीनिंग निकल कर आ रहा है कि बिकी नहीं है तो एक तरफ वो एसेट्स में आ जाएगा और रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। अगर वो बिक गई है तो बैंक के डेबिट में आ जाएगा और रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का होता है। अच्छा, एक लाइन ये भी आ गई है, देखते हैं जी इसको। अब फर्नीचर परचेज ऑन, ये नहीं आई है जी, मैंने नहीं देखी है, वैसे आपने गुडविल में पढ़ रखा है इसको, एक बार देखिए उसको भी। ऑन 1 Jan 4 rupees 4000 डेप्टेड टू एक्सपेंस अकाउंट इज टू बी ब्रॉट अप इन द बुक्स चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। हमने एक फर्नीचर परचेज किया था, उसे हमने एक्सपेंस मान लिया और उस पर हम लोग, और इज टू बी ब्रॉट अप इन द बुक्स चार्जिंग, लेकिन उस पर डेप भी लगाना पड़ेगा। एक्सपेंस मान लिया था हमारे लिए वो क्या, एसेट्स। अब जब उसको आप एसेट्स मानोगे तो एसेट्स कितने की बनेगी, वो कहाँ वैल्यू उसकी 4000 रुपए की, लेकिन उस पे 3 महीने का डेप भी तो लगना चाहिए ना, 1 Jan से 31 मार्च तक। तो डेप बना उसके ऊपर 4000 का 10/3/12 100 रुपए, तो ये होगी हमारे लिए अनरिकॉर्डेड एसेट्स। एक तो बाय में आ रहेगी और एक ये एसेट्स में आ रहेगी। एक्सपेंस को हमने एसेट्स को हमने एक्सपेंस मान रखा था, उसको वापस एसेट्स में लेकर आएंगे, लेकिन 3 महीने बात कर रहे हैं तो वहां तक का डेबिट भी तो लगना चाहिए था, वो हम माइनस कर देंगे। तो अब एसेट्स की वैल्यू कितनी है 3900 रुपए, तो एक तरफ क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और एक तरफ एसेट्स में आ जाएगा।
इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1500, नोट पेंशन, कुछ इस प्रकार की लाइनें लिखी आएंगी। पढ़ लो जरा इसको एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आएंगी क्रेडिट साइड में, रिवैल्यूएशन की और एसेट्स में। लेकिन क्या लिखा हुआ है, एन ओल्ड फोटोकॉपी प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड, सोल्ड कर दिया तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में तो आना ही आना है। बिका नहीं है तो एसेट्स में आएगा, और अगर बिक गया है तो बैंक के डेबिट में आएगा। इतना सा फर्क है, आना उसने एसेट्स में ही है, चाहे बैंक के रूप में है चाहे एसेट्स के रूप में है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अब उन लाइनों की आप हिंदी करो, अगर मीनिंग आ रहा है कुछ देना है तो वो लायबिलिटी है, दे दिया या नहीं दिया लायबिलिटी है, रिवैल्यूएशन ऑफ डेबिट होगा ही होगा, नहीं दिया तो लायबिलिटी में दिखा दो, और दे दिया तो बैंक को माइनस कर दो। कुछ इस प्रकार से लाइनें लिखी होंगी, और उसकी लाइन ये लिखी होगी कि फर्म को पेमेंट करनी पड़ेगी इंजर्ड एम्प्लॉय को, तो रिवैल्यूएशन का डेबिट और बैंक का क्रेडिट, या इस प्रकार की लाइनें लिखी होंगी, पढ़ो इसको। इट वॉज फाउंड देयर वाज अ लायबिलिटी फॉर 2000 फॉर गुड रिसीविंग, या फिर दैट देयर इज लाइकली टू बी अ क्लेम, इस प्रकार की बातें लिखी आएंगी, तो ये डेबिट में आती हैं और लायबिलिटी में आती है। पढ़ लो जी इसको एक बार। वाई वाज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट द रेम्युनरेशन, मिल रही है वाई को, जैसे हम डिसोल्यूशन में करते हैं, टू कैश होता है, टू पार्टनर, तो टू पार्टनर है तो पार्टनर के क्रेडिट में, और टू कैश है तो कैश के क्रेडिट में हो रहा है, सेम जैसे डिसोल्यूशन में होता है। ₹5,000 फॉर डैमेजेस क्लेम बाय कस्टमर एंड हैड बीन डिस्प्यूटेड बाय द फर्म, इट वाज एग्रीड, 3,000 के बीच में बातें हो गई हैं, तो देना है तो डेबिट में आएगा और लायबिलिटी में आएगा। एक्सपेंसेस और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कितने के हुए हमारे, पेड बाय फर्म, ये एक्सपेंस ऑफ 2,000 वर पेड बाय फर्म, तो कहां पर आएगा बच्चों, ये कैश रिवैल्यूएशन के टू कैश में आएगा, और कैश में बाय रिवैल्यूएशन, यहाँ पे बोलेंगे टू कैश रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, और वहां पे आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। इसकी पहले एंट्री होती है रिवैल्यूएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अगली एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। तो रिवैल्यूएशन में क्या बोलोगे आप, टू रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, और यहाँ बोलेंगे बाय रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक आगे आइए। अगर पार्टनर पे कर रहे हैं तो टू पार्टनर, और पार्टनर में बाय में, वही सेम कंसेप्ट जो हम लोगों ने अच्छे से कवर कर रखा है डिसोल्यूशन का। एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन, सबसे मेन केस ये है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज हमने सारे केसेस कवर करने, कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही तो ये वीडियो बनाई जा रही है। सर अंडर वैल्यूड का मीनिंग क्या होता है, अंडर मतलब बच्चों घटना होता है, ओवर मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है, यहीं पर ही तो हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। अंडर वैल्यूड का नेट इफेक्ट होता है बढ़ना, ओवर का मतलब होता है घटना। अरे कुछ नहीं है उस लड़के की बस की यार, हवा वही जरा मारता है, ओवर एस्टिमेट कर रखा है, उसकी वैल्यू तो क्या है, कम है, तो ओवर का मीनिंग क्या होता है, घटना। आप लोग मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मेरी वैल्यू कहीं ज्यादा है आपसे, मुझे अंडर एस्टिमेट मत कर भाई, मतलब मेरी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो अंडर मतलब बढ़ना होता है और ओवर मतलब घटना होता है जी। तो अगर एसेट्स है वो अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे आती है, और अगर लॉस है तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे। उसी प्रकार से लायबिलिटी अगर अंडर वैल्यूड है तो लायबिलिटी को बढ़ाएंगे, तो लॉस है तो रिवैल्यूएशन के वो डेबिट में आएगा, और अगर प्रॉफिट है तो वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। क्लियर है बच्चे यहाँ तक। अंडर वैल्यूड, वैल्यू ज्यादा थी लेकिन कम दिखा रखी थी तो अब बढ़ानी पड़ेगी, ओवर वैल्यूड, वैल्यू कम थी ज्यादा दिखा रखी थी तो घटानी पड़ेगी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, कोई डाउट, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आगे देखिए। क्रेडिटर है हमारे पास 12,000 रुपए की, कह रहा है क्रेडिटर इज ओवर वैल्यूड बाय 2500। ओवर का मतलब होता है घटना, लायबिलिटी घट रही है तो हमारे लिए खुशी की बात है, तो कहां पर आ जाएगा, ये बाय साइड में आ जाएगा, क्रॉस फॉर्म में इसको आप माइनस कर दोगे। बिल पेबल इज अंडर वैल्यूड बाय 1,000, पीपी बढ़ाने पड़ेंगे, लायबिलिटी बढ़ेगी तो टू साइड में आएगी, और स्ट्रेट फॉर्म में इसको आप ऐड कर दोगे। मशीनरी इज बढ़ना बाय 5,000, अंडर मतलब बढ़ना, मशीनरी इज बढ़ना बाय, मशीनरी बढ़ रही है, खुशी की बात है, बाय में आएगी, और स्टेट फॉर्म में इसको हम ऐड कर देंगे। बिल्डिंग इज घटना बाय 10,000, और मतलब घटना, तो लॉस है तो लॉस आ जाएगा डेबिट में, और क्रॉस फॉर्म में इसको हम माइनस कर देंगे। अब कहानी शुरू करते हैं हम लोग, परसेंटेज में भी दे रखा होता है। परसेंटेज की बात हमने 3 जगह पढ़ी है, एक पढ़ी है फंडामेंटल में, एक पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में, और एक पढ़ते हैं हम लोग डिसोल्यूशन में।
बिफोर चार्जिंग लिखा होता है तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन में 100, सारे में बिफोर चार्जिंग माना है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये 4 वर्ड एक साथ लिखे होते हैं तो हम लोग बोलते हैं रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। अगर लिखा हो सिर्फ आफ्टर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑन सेल तो वो बिफोर ही माना जाता है, तो रेट अपॉन में 100 ही होता है। अगर लिखा होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो हम लोग बोलते हैं रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, नेट कलेक्शन लिखा हो एसेट रियलाइज पे और लॉस हो तो वहां फॉर्मूला होता है रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। अगर प्रॉफिट होता है तो हम लोग बोलते हैं रेट अपॉन में 100 माइनस रेट। फिर हम यहाँ पढ़ते हैं ओवर वैल्यूड, तो ये अपने आप में ज्यादा हो रखी है इसलिए इसका फॉर्मूला होता है रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, और अंडर का फॉर्मूला होता है रेट अपॉन में 100 माइनस रेट। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक देखते हैं जी। मशीनरी है हमारे पास 45,000 की, मशीनरी इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। मशीनरी 10% से हमें अंडर वैल्यूड कर रखी है, बढ़ानी पड़ेगी, मशीनरी को हमें बढ़ाना पड़ेगा, बाय साइड में आएगी। 10 अपॉन में 100 आपको नहीं करना है क्योंकि वो अंडर है, उसका फॉर्मूला होता है रेट अपॉन में 100 माइनस रेट, तो हमें करना है 10 माइनस 100 माइनस 10 तो 90 आ जाएगा, और स्ट्रेट फॉर्म में इसको हम ऐड कर देंगे, 45 और 5 50,000। फर्नीचर 1,20,000 का, तो ओवर वैल्यूड बाय, ओवर मतलब घटना, एक तो डेबिट में आएगा और फॉर्मूला हो जाएगा रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, और क्रॉस फॉर्म में इसको हम माइनस कर देंगे तो फर्नीचर आ जाएगा 1,00,000 रुपए। क्लियर बच्चों यहाँ तक? बीपी लायबिलिटीज, लायबिलिटीज ओवर मतलब बढ़ना घटना, ओवर मतलब घटना, लायबिलिटीज घटना बाय 15%, लायबिलिटी घट रही है, खुशी की बात है। एक तो ये आएगा बाय साइड पे और क्रॉस फॉर्म में हम माइनस कर देंगे, फॉर्मूला होता है रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। क्रेडिटर इज बढ़ना बाय, क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, लॉस है, डेबिट में आएगा, फॉर्मूला होता है रेट अपॉन में 100 माइनस रेट, और स्ट्रेट फॉर्म में इसको हम ऐड कर देंगे। सीधा पढ़ रहा है, देखो ये सीधा पढ़ रहा है तो ये ऐड हो जाएगा। इसी के साथ हमारे ये वाले केस भी समाप्त होते हैं। मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 33.33%। तो बच्चों एक बात और देखते हैं, पहले इसके बारे में लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, क्या देखते हैं। अगर आप कोई सी भी क्लास, कोई सा भी चैप्टर, कोई सा भी सब्जेक्ट अगर लिखा आता है 33 1/3%, तो हम बोलते हैं 33.33%, इसको आपने यूज करना है 1/3। अगर लिखा आता है 66 2/3% या 66 67%, तो इसको आप यूज करो 2/3, कभी भी गलती नहीं होगी। अगर लिखा आता है 16 16.67%, इसे आप यूज करो 1/6। 25% को आपको पता ही है 1/4 बोलते हैं, और 20% को हम लोग बोलते हैं 1/5। तो मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 33 1/3% जी। तो ओवर का फॉर्मूला होता है रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, तो 33.33 अपॉन में 100.33, तो ये बन जाएगा आपका 1/4। ये कितना बन जाएगा बच्चों? हमारे पास 1/4 बन जाएगा। तो 2 लाख का 1/4, 2 लाख का 1/4 ओवर वैल्यू था, कम हो रही है तो कहां पर आएगा? डेबिट में आएगा, और क्रॉस फॉर्म में इसको हम लोग माइनस कर देंगे, या फिर आप शुरू से ही क्या लो 1/3, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। तो 100 फ्रैक्शन में 1 होता है, तो 1/3 अपॉन में 1 प्लस 1/3, तो भी आपका आंसर कितना आएगा? 1/4 का यूज करोगे, और ओवर वैल्यूड एसेट्स का घटना लॉस, और लॉस होगा डेबिट, और न्यू बैलेंस शीट में क्रॉस फॉर्म में इसको हम माइनस कर देंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? फर्नीचर का देखते हैं। फर्नीचर है 10,000 का, फर्नीचर इज वैल्यूड एट 8,000 पे, फर्नीचर इज वैल्यूड एट 80%, मतलब 20% से कम हो रहा है। फर्नीचर इज वैल्यूड एट लेस देन 20%, एक ही बात है, इट मीन 20% डिक्रीज हो रहा है। या फिर लिखा हो फर्नीचर वाज टू ब्रॉट डाउन टू 80%, तो सबका मतलब क्या है? 20% से वैल्यू कम हो रही है, तो सिंपल सिंपल डेबिट में दिखा दो, और एसेट्स में उसको आप माइनस कर दो। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 25,000, ठीक है। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 125%, ओके। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट मोर देन 25%, ठीक है जी। बिल्डिंग was to be brought up to 125% ऑफ इस वैल्यू। हर चीज अपने आप में 100 होती है, 100 से ऊपर बढ़ना, 100 से नीचे घटना, तो नेट इफेक्ट देखो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 25% से बढ़ रही है, खुशी आ रहेगी बाय में, और स्ट्रेट फॉर्म में इसको हम ऐड कर देंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे भाई, फर्नीचर इज रिड्यूस बाय 30%, फर्नीचर इज रिड्यूस टू,
रिड्यूस टू 30%, रिड्यूस बाय, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, परसेंटेज में 2 लिखा है, बाय लिखा है। सबसे आसान तरीका परसेंटेज को सोल्व कर दो ना। यहाँ 30% में बहुत डर लगता है भाई, 8 या इसको बोलो 24 है। फर्नीचर इज रिड्यूस बाय 24,000 रुपए, फर्नीचर घट रहा है 2 में आ जाएगा। फर्नीचर इज रिड्यूस एट 24,000 पे, एट में देखते हैं डिफरेंस, अकाउंट वाले सर ने समझाया था, 2 एट में क्या देखते हैं डिफरेंस। 80 वाला सामान कितने का हो गया बच्चों, 24 का हो गया है। तो 24 का हो गया तो डिफरेंस पे लॉस कितने का आ रहा है, 56,000 का, और क्रॉस फॉर्म में इसको हम माइनस कर देंगे। क्लियर है एकदम, ये तो वन शॉट क्लास बन गई भाई। पेटेंट्स है 5,000 रुपए के, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट डिडंट रियलाइज एनीथिंग, पेटेंट्स आर रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स को बुक से हटा दो, वैल्यूलेस हो गए हैं। BR वैल्यूलेस, कोई भी एसेट्स आर वैल्यूलेस, स्टॉक आर वैल्यूलेस, टेंशन खाली पेटेंट्स के लिए नहीं है, हर एसेट्स के लिए। आर वर्थलेस, एसेट्स खत्म हो गई है, कहां पे आ जाएगा, डेबिट पे आ जाएगा, और बैलेंस शीट में वो नील हो जाएगा। स्टॉक 35,000, स्टॉक वाज वैल्यूड 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू, और स्टॉक वाज वैल्यूड 25% अबव कॉस्ट। हमने 25% से ज्यादा दिखा रखा है भाई, ओवर वैल्यूड है। 25 अपॉन में 100 नहीं करना, 25 अपॉन में 125 करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे 25 अपॉन में 125 करोगे तो कितना आ रहेगा, 7,000, और क्रॉस फॉर्म में इसको हम माइनस कर देंगे 25 अपॉन में, क्या, क्योंकि ये ओवर वैल्यूड है अपने। हिडन गुडविल की बातें बाद में करेंगे हम लोग। अच्छा, देख लो, समझ जाओगे आप लोग, नोट कर लो, देख लो, आ जाएगा समझ, पढ़ रखा है आप लोगों। एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन, कुछ और आए ना आए, WCR IFR में से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, और अभी खत्म कर देंगे, 1 मिनट में खत्म कर देंगे। देखिए जिसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे लिए स्पेसिफिक रिजर्व होता है। वर्कमैन मतलब मजदूर कर्मचारी, कंपनसेशन मतलब क्षतिपूर्ति, रिजर्व मतलब हमने कुछ फंड अलग कर रखा है कि वर्कर का अगर एक्सीडेंट हुआ तो उसको हम दे देंगे। WCR क्रिएट होता है प्रॉफिट से, और प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, तो WCR से भी कैपिटल बढ़ेगी। अब कुछ भी नहीं हुआ तो ये फ्री रिजर्व बन गया, तो उसको आप ट्रांसफर कर दोगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, जितने पार्टनर बैलेंस शीट में होते हैं। तो बाय WCR ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, अब वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा, तो इसकी एंट्री क्या बन गई, WCR, देखो बाय है ना, बाय मींस डेबिट, तो WCR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब कह रहे हैं नो कंपनसेशन इज पेबल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज नो मोर रिक्वायर्ड, हमें उसकी जरूरत नहीं है, नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय WCR, तो एंट्री हो जाएगी WCR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब कह रहा है लायबिलिटी डिटरमाइंड हुई है 6,000 की, हमें लगा 10,000 डूबेंगे, डूबे सिर्फ कितने, क्लेम कितने का आया है 6,000 का, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 4 का, तो प्रॉफिट को बांट दो। अब ये लायबिलिटी बच गई तो इसको हम दिखा देंगे बैलेंस शीट में, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 6,000 पे, अभी हमने पे नहीं की, लायबिलिटी तो अभी अराइज हुई है, इसलिए टू कैश नहीं होगा, अभी बात की, इसको बाद में करेंगे टू कैश जब पेमेंट होगी, अभी ये क्लेम है लायबिलिटी में आ जाएगा, तो इसकी एंट्री हो जाएगी WCR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। लॉजिक, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है डेबिट, कैपिटल इंक्रीज हो रही है क्रेडिट, लायबिलिटी फिर से इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो जाए। WCR जी हमारे पास आ गया है 15,000 रुपए का, कितने का आ गया बच्चों, 15,000 रुपए का। तो अब प्रॉफिट तो हुआ नहीं हमारे को, हमें तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो पार्टनर्स में तो नहीं आएगा, फिर 5,000 पे कहां पे आ जाएगा, रिवैल्यूएशन में आएगा। 10 के बदले क्लेम कितने का हो गया, 15 का, तो 5,000 रुपए का जो हमारा अमाउंट है वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा, और पार्टनर्स में कुछ नहीं आ जाएगा, और क्लेम फॉर वर्कमैन आ जाएगा यहाँ पर 15,000 का। एंट्री हो जाएगी WCR डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। अब क्लेम कितने का आया हमारे ऊपर, 5,000 रुपए का आया, कोई भी WCR नहीं था, एक तरफ डेबिट में आ जाएगा और एक तरफ ये लायबिलिटी में। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। क्लेम कितने का आया हमारे पास, 10,000 का था, 10,000 का ही है, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा, तो पार्टनर में नहीं आएगा। अब इसकी सिंपल एंट्री क्या होगी, WCR को हटा दो और क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन को दिखा दो, तो उसी से बैलेंस शीट में वो आ जाएगा।
एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अभी बचा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फिर हम करेंगे केसेस ऑफ एसेट्स, केसेस ऑफ लायबिलिटी, सारा कुछ हम लोग आराम से खत्म कर देंगे, टेंशन नहीं लेनी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो हमने पहले ही प्रॉफिट का पार्ट अलग कर दिया। लॉस होगा तो मैं इस रिजर्व से सेट ऑफ कर लूंगा, प्रॉफिट होगा तो जो चल रहा है जैसे हमने सीखा है वैसे ही चलता रहेगा। देखते हैं इसको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमें दे रखा है 10,000 रुपए का, इन्वेस्टमेंट है 2,000 रुपए की, कुछ नहीं हुआ, इसे हमने बांट दिया। इसकी एंट्री हो जाएगी IFR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट वहीं की वहीं आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट थी 2,000 की, मार्केट वैल्यू 5,000 है, चाहे बैलेंस शीट में ही लिखा हो या एडजस्टमेंट में लिखा हो, बात एक ही होती है, वो एडजस्टमेंट ही काउंट होगी। तो इन्वेस्टमेंट पहले कितने की थी, 2 की, 5 की होगी, ये रिजल्ट तो बांट दो पहले की तरह, बढ़ गया। अब 2,000 वाली इन्वेस्टमेंट कितने की हो रही है, 5 की हो रही है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में कितना आ गया, 3,000, और स्टेट फॉर्म में बैलेंस शीट में आ जाएगा 5,000। IFR बढ़ चुका है तो वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। IFR, GR, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब वो बढ़ जाते हैं तो वो न्यू बैलेंस शीट में नहीं आते हैं। फंडामेंटल में हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन टू जनरल रिजर्व, वहां पे हम क्रिएट करते हैं तो वो बैलेंस शीट में पहुंचता है, यहां से हम रिजर्व वगैरह हटा रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए वो बैलेंस शीट में नहीं आते हैं। अब ध्यान, ये ही है मेन केस, इसी को ध्यान से पढ़ना है। इन्वेस्टमेंट थी 7,000 रुपए की, मार्केट वैल्यू हो गई 6,000, IFR कितने का था, 10 का, 7,000 की इन्वेस्टमेंट होगी 6,000, लॉस कितने का हुआ, 1,000 रुपए। पहले बैलेंस शीट में आप दिखा दो 6,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट, 10,000 का रिजर्व पड़ा है, 1,000 रुपए का लॉस पड़ा है, या तो 10 दिखाओ क्रेडिट में, 1,000 का लॉस दिखाओ रिवैल्यूएशन के थ्रू 2 में, तो बेटर तरीका क्या है, 10 का प्रॉफिट पड़ा हुआ है, रिजर्व 1,000 का लॉस है, तो नेट में क्या करो आप, 10,000 माइनस 1,000, 9,000 रुपए को आप लोग इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो सीधा सीधा, तो उसकी एंट्री बन जाएगी IFR डेबिट 10,000 रुपए टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी कम हो रही है तो हम लोग बोलेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट थी 25 की, लॉस की तो वैल्यू कितने की होगी, 12,000 की, यहाँ तो 12,000 ही आएगी, तो लॉस कितने का हो गया, 13 का। IFR कितने का था, 10 था, लॉस कितने का हो गया, 13 का, तो 3 का लॉस कहां से दिखाओगे आप, रिवैल्यूएशन से दिखाओगे, तो IFR खत्म हो जाएगा 10 से, रिवैल्यूएशन में आ जाएगा 3,000, और टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगी बच्चों हमारे पास 13,000 रुपए की। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। और अगर मार्केट वैल्यू होती इसकी 15,000 रुपए, कितनी होती इसकी मार्केट वैल्यू, 15,000 ही होती, तो यहाँ पे कितने का आता है, ये 15 का आता। अब लॉस कितने का हो रहा है, 10 का, IFR से वो लॉस हमारा खत्म हो जाता, और 10,000 रुपए का, तो उसका फिर हम कोई भी ट्रीटमेंट अलग से नहीं करते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। IFR से IFR हमारा खत्म हो जाता तो कुछ भी रिवैल्यूएशन में नहीं आता। क्या भाई, केसेस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी माने लायबिलिटी, हर लायबिलिटी, मैंने एग्जांपल दिया क्रेडिटर का, बच्चा कह रहा सर EPF लिखा आ गया था, आउटस्टैंडिंग लिखा आ गया था, भाई लायबिलिटी मींस लायबिलिटी, मैं हर लायबिलिटी के लिए बोल रहा हूँ, बैंक लोन, लोन, EPF, PF, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, हर किसी के लिए ये केस है। एग्जांपल तो मैं एक ही लूंगा लेकिन ये केस हर किसी पे एप्लीकेबल है। लायबिलिटी मींस लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी, बैंक लोन लिखा हो, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हो, BP लिखा हो, क्रेडिटर लिखा हो, बैंक लोन, लोन, मॉर्गेज लोन, मिसिज लोन, कुछ भी लिखा हो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, हर किसी के लिए पेड ऑफ। लायबिलिटी आती क्रेडिट में, यही बात मैं डिसोल्यूशन में बोलता हूँ, और एसेट्स कहाँ पे आएगी, डेबिट में। पेमेंट हो गई है, कैश से क्रेडिट में आएगा, कहाँ पर आएगा, ये कैश से क्रेडिट में आएगा, और बैलेंस शीट में आपका जीरो। जो बच्चे कैश अकाउंट नहीं बनाते मीन्स आपको कैश अकाउंट माइनस करना है। आगे ये 1/4 ऑफ बैंक लोन इज पेड ऑफ, 10,000 का लोन था, 1/4 की पेमेंट कर दी, तो पैसा कितना कम हो जाएगा हमारा, 2,500 रुपए से, और लायबिलिटी कितने की बच जाएगी हमारे पास, 7,500 की। बैंक लोन इज पेड ऑफ 9,500 इन फुल सेटलमेंट, हमें किसी को फीस देनी 10,000 रुपए, हमने कहा सर हम पकड़ाएंगे आपको 9,500 रुपए, और अब मत बोलना मीन्स इन फुल सेटलमेंट, तो पैसा कितने से कम होगा हमारा, पैसा कम होगा हमारा 9,500 से, कैश में आएगा। प्रॉफिट रिबेट डिस्काउंट कितना मिला हमारे को, खुशी की बात है 500, और बैंक लोन अब खत्म हो गया, ये थोड़ी कि 500 का रह गया, 10,000 का था, 9,500 की हमने पेमेंट करी, और 500 रुपए कम हो गया और रिबेट के नाम। क्लियर है जी यहाँ तक। आगे आइए, क्रेडिटर है 50,000 की, मेक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ये फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है, इसकी ऐसे एडजस्टमेंट नहीं आएगी, अगर आती है तो एक तो बाय में आ गया, और एक फाइनल क्रेडिटर वैल्यू कम हो जाएगी, बाकी इसको दिखाते नहीं है।
प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से वो कहता है कि प्रॉफिट को फ्यूचर में देखेंगे, लॉस को आपने आज ही देना है। क्रेडिटर को हम पेमेंट नहीं करेंगे, हमें डिस्काउंट मिलने वाला है, ये फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है, तो उसे कंसीडर नहीं करते। ये ध्यान से देखिए जी, एन अमाउंट ऑफ 1200 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर विल बी रिटर्न बैक इज नो लॉन्गर पेबल। हमें पेमेंट नहीं करनी है, हटा दो बुक से, लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। खुशी की बात है, एक तो बाय में आ जाएगा और क्रॉस फॉर्म में इसको हम माइनस कर देंगे, 50,000 माइनस 1200, क्रेडिटर को हटाओगे तो वो माइनस। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 10,000 मोर, टू बी पेड, देने हैं, दिए नहीं है, कैश में नहीं आएगा, तो एक तो डेबिट में आ जाएगा और स्टेट फॉर्म में इसको हम ऐड कर देंगे। क्रेडिटर वर टू बी वैल्यूड 4,000 मोर देन इट्स बुक वैल्यू, कह रहा है उसको वैल्यू करो 4,000 बुक वैल्यू से, तो डेबिट में आ जाएगा और लायबिलिटी बढ़ा देंगे। क्रेडिटर्स आर प्रूफ 75,000, और ये बच्चे बड़े कंफ्यूज होते भाई इसमें। क्रेडिटर आर प्रूफ 75,000 में वन विल फॉर गुड्स हैविंग बीन ओमिटेड, भाई रीजन दे रहा है कि 75 के क्यों हो गए, पहले कितने के थे 50 के, अब कितने के हो रहे हैं 75 के, 25 से बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, एक बिल छूट गया था, क्यों दिमाग लगा रहे हो भाई, मत पढ़ो, जरा ज्यादा अंग्रेजी तो पढ़नी नहीं चाहिए। क्रेडिटर कितने के थे 50 के, अब कितने के हो गए 75 के, तो लॉस कितने का हो रहा है 25 का हो रहा है, और इसको हम लोग ऐड कर। द क्लेम ऑफ क्रेडिटर ऑफ 23,000 इज सेटल्ड पेड एट 20,000, 23 वाले की पेमेंट 20 में हो रही है, 23 वाले की पेमेंट 20 में हो रही है, तो कैश में आ जाएगा बाय क्रेडिटर 20,000, बाय क्रेडिटर 20,000 पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 3,000 का, 50,000 के थे, एक 50 में माइनस 20 माइनस 30, तो 27,000 पे कहां पे आ जाएंगे बच्चों ये बैलेंस शीट। क्रेडिटर इंक्लूडेड अ कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ 4,000 व्हिच वाज डिसाइडेड बाय कोर्ट 3200, कोर्ट ने कहा 3200 मानो, डिसाइडेड बोला है, वैल्यूड है, पेड नहीं है, तो 800 रुपए की बात आ रही है, यहाँ पे बात कितने की आ रही है 800 रुपए की आ रही है, कोर्ट ने लायबिलिटी कम कर दी, खुशी की बात है, बाय में आएगा और क्रॉस फॉर्म में इसको हम लोग माइनस कर देंगे। बिल पेबल, अकाउंट पेबल लिखा हो, एक ही बात है, ट्रेड पेबल लिखा हो, हाफ ऑफ द अकाउंट पेबल आर डिस्चार्ज लिखा हो, पेड लिखा हो, सेटल लिखा हो, एक ही बात है, एट 10% डिस्काउंट, 20,000 के थे बेटा, हाफ 10,000 मैंने 10%, 9,000 को हमने यहाँ दिखा दिया, 1,000 रुपए का प्रॉफिट कहाँ पे आएगा, रिवर्सिंग राइट साइड पे आ जाएगा, 20 में 10 का सिस्टम खत्म हो गया, कितने के रह गए 10 के, तो वो लायबिलिटी में बचे रह जाएंगे 10,000, 20,000 माइनस 9,000 माइनस 1,000। बैलेंस शीट, क्रेडिटर इज पेड बाय, सेम डिजोरेशन कंसेप्ट, आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, लायबिलिटी घट रही है, पार्टनर कैपिटल बढ़ रही है, तो लायबिलिटी ने क्रेडिट साइड में ही जाना है, कैश में जाएगी तो पेड हो रही है तो कैश के क्रेडिट में आएगी, पार्टनर ले जा रहा है तो पार्टनर के क्रेडिट में आएगी, तो बाय क्रेडिटर अकाउंट और क्रॉस फॉर्म में इसको आप माइनस कर दोगे। बिल एक्सेप्टेड 4,000 इशू टू क्रेडिटर वर नॉट रिकॉर्डेड, कर दो भैया रिकॉर्ड इसको आप लोग, तो बैलेंस शीट में क्या होगा, जब बीपी आप एक्सेप्ट करते हो तो क्रेडिटर घटते हैं और बीपी बढ़ते हैं, इसकी एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट, क्रेडिटर को घटा दो बीपी को बढ़ा दो। क्रेडिटर ऑफ 2100 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, भाई रिकॉर्ड कर दो, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में और बैलेंस शीट में आ जाएगा ये, और अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे विल बी टेकन इनटू अकाउंट, तो दिखा दो भाई, डेबिट में दिखा दो, स्टेट फॉर्म में ऐड कर देंगे। लास्ट खत्म होने वाली कहानी, सिर्फ केसेस ऑफ एसेट्स बचे हैं, सब कुछ आपने अच्छे से कवर कर लिया है, थोड़ी देर और बैठ जाओ, ये जैसी पूरा कर लिया, कोई सा भी क्वेश्चन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, पीएसआर, कोई सी बुक आप आराम से कर सकते हो। आओ देखो जिसको, इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड ऑफ, बिकेगी तो पैसा, लायबिलिटी बाय में जाएगी, कैश में जा रही है पेड तो कैश के क्रेडिट में, पार्टनर है तो पार्टनर क्रेडिट में, उसी प्रकार से अगर एसेट्स है तो वो कैश के डेबिट में आएगी, तो सोल्ड ऑफ या इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय ए फॉर कैश, आगे कैश लिखा है तो कैश के डेबिट में आएगी बच्चों, तो कैश के डेबिट में आई, अब इन्वेस्टमेंट हमारे बीच में नहीं रही। 1/4 ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड ऑफ, तो 2 में आ जाएगी, और वहां पे कितने की रह जाएगी 7500 की। अब ध्यान से देखना है, इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड ऑफ एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% या एट ए प्रॉफिट ऑफ 1,000 या 110%, 10,000 की चीज ऊपर पे जा रही है तो प्रॉफिट पे जा रही है। प्रॉफिट लॉस हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, अकाउंटिंग हमेशा हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो पैसा कितना आएगा हमारे पास 11,000 पे आएगा, और प्रॉफिट कितने का है 1,000 पे। आपके पास 1,00,000 रुपए का प्लॉट है, चाहे आप उसे 1,10,000 का बेचो, चाहे उसे आप 90 का बेचो, आपका प्लॉट गया, तो यहाँ पर हमेशा आपको बुक वैल्यू कॉस्ट वैल्यू ही लेस करते हैं, बुक वैल्यू कॉस्ट वैल्यू, और आपको यहाँ पर प्रॉफिट लॉस कंसीडर नहीं करना होता न्यू बैलेंस शीट में। दोबारा बोल रहा हूँ, प्लॉट आप 1,00,000 का, चाहे वो 90 का जा रहा है, चाहे वो 1,10,000 का जा रहा है, प्लॉट आपके पास से गया, तो प्रॉफिट लॉस को हम कंसीडर नहीं करते हैं बैलेंस शीट के अंदर।
सेम लॉस पे जा रहा है तो पैसा कितना आएगा 8,000 रुपए का, लॉस कितने का हो रहा है 2,000 रुपए का, और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं आएगी, प्रॉफिट और लॉस का इफेक्ट बैलेंस शीट पर नहीं पड़ता है। इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय ए, तो ए की कैपिटल कम करनी पड़ेगी, ए के डेबिट में आ जाएगा और बैलेंस शीट में वो खत्म हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय बी ए एट ए प्रॉफिट ऑफ 1,000, तो प्रॉफिट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, फर्म के। उसने 10,000, फर्म ने 10,000 की कोई चीज 1,000 प्रॉफिट दी है पार्टनर को, तो पार्टनर के डेबिट में 11,000 आएगा, 9,000 नहीं आएगा। हमें उससे पैसे और लेने हैं, मतलब कैपिटल कम कर दो, कितने से कम कर दो उसकी 11,000 रुपए से, और प्रॉफिट आ जाएगा बाय में और इन्वेस्टमेंट नहीं। अगर लॉस हो रहा है तो पार्टनर का प्रॉफिट हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा। अब टेकन ओवर बाय बी एट ए लॉस, बी का लॉस नहीं हो रहा, फर्म के लॉस की बात हो रही है यहाँ पे, तो बी में तो कितना आएगा अब 8,000, बी को फायदा हो रहा है। हम बात ही क्यों कर रहे हैं, हम बात करेंगे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पार्टनर के डेबिट में आएगा 8,000 पे, लॉस डेबिट में आएगा और इन्वेस्टमेंट हमारे बीच में नहीं रही। इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन 3:2, एक ही चीज है, एक ही चीज है बच्चों वो, और जो यहाँ पे वो सेम कंसेप्ट है, तो पार्टनर्स के डेबिट में आ जाएगी, टू इन्वेस्टमेंट बांट देंगे और वो यहाँ पर अब नहीं रहा। प्रॉफिट लॉस हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और इसका बैलेंस शीट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय ए एंड बी 3:2 एंड रिमेनिंग इज वैल्यूड एट 6,000। ध्यान से देखो, 10,000 की थी, हाफ कौन ले जा रहा है, ए और बी, तो टू इन्वेस्टमेंट। हाफ कितनी रहेगी 5,000, उसकी वैल्यू कितनी हो रही है 6 की, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 1 का, और यहाँ पे 5 और 1 6 हो रहा है। तो अभी तो आपने कहा कि इफेक्ट नहीं पड़ता, भाई पड़ता, ये तो अलग चीज है ना, इस वाले 5 की बात हो रही है। ये 5 वाली कितने की होगी 6 की होगी, जो हम पहले पढ़ते आ रहे थे। इस वाले का मैंने मना किया है, जो टेकन ओवर और सोल्ड हो रही है उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पर नहीं पड़ता, रिवैल्यूड वाले का तो पड़ता है। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड फॉर 4,000, ठीक है जी, आधी हमने बेच दी 4 की, तो कैश के डेबिट में आ गया 4,000 और लॉस यहाँ पे आ गया। हाफ ऑफ द रिमेनिंग मतलब 2,500 की इज टेकन ओवर बाय ए एंड बी फॉर 3,000, तो प्रॉफिट कितने का हो गया इसके ऊपर 500 का हो गया, और 3,000 में जा रही है तो पार्टनर्स में 2 में बोल दिया हमने, टू इन्वेस्टमेंट 1,800 1,200। अब क्या हुआ इसके बाद, एंड रिमेनिंग इज वैल्यूड एट 2,200, तो 2,500 वाली कितने की होगी 2,200 की, जो आज तक करते आ रहे हो, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में कितना आ जाएगा 300, और यहाँ पे कितने की बचेगी वो 2,200 की बचेगी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, वही चीज। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 9,000, चाहे नीचे लिखा हो चाहे यहाँ लिखा हो, बात क्या होती है एक ही होती है, तो एक रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा 1,000 और बैलेंस शीट में 1,000 रुपए हट जाए। कभी कभी ऐसे भी दे रखी होती है, ये आएगी बाय बैलेंस बीडी और ये आएगा टू बैलेंस बीडी, तो कैपिटल को एसेट्स में ना दिखा के वो लायबिलिटी में माइनस पे दिखा देते हैं, तो ये दोनों को कहाँ भेजना है आपने बाय बैलेंस बीडी में, और जो चीज यहाँ लेस है वो क्या हो जाएगी एसेट्स, ओवरड्रॉन कर रखी है उसका डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी बोलेंगे, और इनका क्रेडिट बैलेंस है लायबिलिटी वाला तो बाय बैलेंस बीडी में है। कई बार आपको लोन दे रखा होता है, कह रहा है कन्वर्ट कर दो कैपिटल में, तो एंट्री हो जाएगी सीज लोन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। सीज कैपिटल में क्या बोलोगे आप बाय सीज लोन। अब सीज लोन बैलेंस शीट में नहीं है क्योंकि उसका इफेक्ट हमने कैपिटल में दिखा दिया है। कह रहा है सी ब्रिंग्स कैपिटल ऑफ 1,00,000 तो कैश टू कैपिटल, ए विल ऑल्सो ब्रिंग एडिशनल कैपिटल वेयर एज बी विल विड्रॉ। अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो तो बाय बैंक बोलते हैं, विड्रॉ करते हो तो हम टू बैंक बोलते हैं, और ये क्रॉस फॉर्म में आ जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर, किसी भी चैप्टर में आ सकता है ये। फर्नीचर 26,000 का था, फर्नीचर 2,60,000 का था, फर्नीचर ऑफ 2,40,000 वर टू बी टेकन ओवर बाय ए एंड बी इक्वली। ये मैंने क्यों दिए ध्यान से देखो, टेकन ओवर तो कर लिया, अब फर्नीचर 20 का, उसमें 260 में से 240 का ले गए, तो 20 का तो बचा रह गया अभी हमारे पास, 20 का तो बचा रह गया, उसको हमने यहाँ पर दिखा देंगे। ये चीज लिखी आ गई, वही जो मैं समझा रहा था आपको, ऐसे लिखा हो तो ये यूज करना है आपको, ये काम का नहीं है अभी। एन एक्सपेंस ऑफ 2,000 रुपए वाज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग, पहले पढ़ लिया हमने ये, टू बैंक, बैंक में बाय में आएगा, रेमुनरेशन पढ़ लिया हम लोगों ने, टू में आएगा यहाँ बाय में आएगा। आगे ए प्रोवाइड्स रुपीज 1,00,000 लोन टू बिजनेस कैरिंग इंटरेस्ट एट 12%, ए ने दिया या बैंक ने दिया, बात एक ही है, क्योंकि ये अलग से आएगा बैलेंस शीट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। लोन मिला है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट में आएगा और लायबिलिटी में आएगा। अगर बैंक ने लोन दिया होता तो बैंक के डेबिट में बैंक लोन आता और बैलेंस शीट में बैंक लोन आ जाएगा। क्रेडिटर दे रखे हैं 40,000 के, क्रेडिटर इज इंक्लूडेड इन क्रेडिटर, 10,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज पेबल टू सी,
विच इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिटर में एक अमाउंट है जो हमें सी को देना है, तो कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, क्रेडिटर को हटाओ, कैपिटल को बढ़ाओ, तो इसकी एंट्री हो जाएगी, देखिए इसकी एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो यहाँ बोलेंगे बाय क्रेडिटर, और क्रेडिटर बैलेंस शीट में कितने के आ जाएंगे, 30,000 रुपए के। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको सारी एडजस्टमेंट जो बन सकती हैं, जो अभी कभी भी आ सकती है, मैंने सारी की सारी कवर करवा दी है। इससे बाहर आ ही नहीं सकता। इस वीडियो को देखिए और कोई सा भी क्वेश्चन कीजिए, आपका एग्जाम में क्वेश्चन होगा ही होगा। रिविजन में आप पूरे 6 मार्क्स लाओगे ही लाओगे। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो।